नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था की बात कर रहे हैं, है ना? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC। जी बिल्कुल। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। हाँ, अक्सर सुनते तो हैं इसके बारे में, पर ये असल में है क्या, कैसे काम करता है, कैसे बना, ये सब समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, और हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी के कुछ अंश भी हैं। जी, जो इस आयोग की बनावट, इसके सफर और इसकी शक्तियों पर अच्छी रोशनी डालते हैं। तो आज का मकसद यही है कि इन तथ्यों को खंगालें और समझें। और ये देखना भी दिलचस्प है कि एनसीएससी मतलब दूसरे आयोगों से कैसे अलग है, जैसे महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फर्क तो जैसा आपने कहा, इसकी बुनियाद में ही है। ये सीधे संविधान से अपनी शक्ति लेता है। बिल्कुल, और शायद यही इसकी सबसे खास बात है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इस संवैधानिक निकाय की कहानी और इसके कामकाज को समझना परत दर परत। जरूर। तो सबसे पहले यही बात कि एनसीएसटी एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, इसकी स्थापना और इसकी जो शक्तियां हैं वो सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 मतलब आर्टिकल 338 से आती हैं। अच्छा। और यही चीज इसे उन आयोगों से अलग करती हैं जो संसद के किसी एक्ट, किसी कानून के जरिए बनाए गए हैं। जैसे कौन से आयोग हैं वो? जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग है 1992 का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 का, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वो भी 1993 का। ओके। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है 2007 का। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये सांविधिक निकाय हैं, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये संसद के एक्ट पर आधारित हैं। ओके। यानी एनसीएसटी की जड़ें सीधे संविधान में है, किसी आम कानून में नहीं। ये इसे एक खास दर्जा देता है ना? बिल्कुल, एक मजबूती, एक स्थायित्व देता है। बिल्कुल। पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? मतलब जब संविधान बना तब से, या इसका कुछ विकास हुआ है? नहीं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी भी एक कहानी है, एक विकास यात्रा है, और काफी दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, देखिए, जो मूल संविधान था उसमें आर्टिकल 338 के तहत एससीज और एसटीज मतलब अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की निगरानी के लिए सिर्फ एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था, स्पेशल ऑफिसर। सिर्फ एक अधिकारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए? हाँ, बस एक अधिकारी। उन्हें कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज कहा जाता था। तो फिर ये आयोग कैसे बना? मतलब एक अधिकारी से एक पूरा कमीशन? हाँ, ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। 1978 में सरकार में एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन पास करके एक गैर संवैधिक मतलब नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया एससीज और एसटीज के लिए। ओके, 1978 में। पर यह सांवैधिक नहीं था? नहीं, ये संविधान का हिस्सा नहीं था, और वो स्पेशल ऑफिसर का पद भी चलता रहा। फिर 1987 में एक और प्रस्ताव आया, उससे आयोग के कामों में कुछ बदलाव हुए और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। पर तब भी इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, वो बस एक सरकारी आदेश पर चल रहा था। तो वो बड़ा मोड़ कब आया जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला? वो आया 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 से। ये एक बहुत बड़ा कदम था। 65th अमेंडमेंट 1990। जी। इसने क्या बदला? इस संशोधन ने आर्टिकल 338 में बदलाव किया। वो जो अकेले स्पेशल ऑफिसर थे उनका पद खत्म किया गया और उनकी जगह एक संवैधानिक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बनाया गया। अच्छा, तो अब ये सीधे संविधान का हिस्सा बन गया? बिल्कुल। अब ये महज सरकारी प्रस्ताव पर नहीं बल्कि संविधान पर आधारित था। लेकिन आज तो एससी और एसटी के लिए अलग-अलग आयोग है ना, एनसीएससी और एनसीएसटी। ये कब हुआ? हाँ, बिल्कुल सही। ये इसके विकास का अगला पड़ाव था। 89th अमेंडमेंट 2003। 89th अमेंडमेंट 2003। जी। इसमें यह महसूस किया गया कि एससीज और एसटीज के मुद्दे और उनकी जरूरतें काफी अलग-अलग हैं, तो शायद एक ही आयोग दोनों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पा रहा था। हाँ, ये बात तो सही है। तो इस संशोधन ने उस संयुक्त आयोग को 2 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, 2 अलग आयोग बना दिए। हाँ, पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी, जिसके लिए मूल अनुच्छेद 338 ही रहा, और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी, जिसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 338A। और इस तरह 2004 में जो आज का एनसीएससी है
वो अपने मौजूदा स्वरूप में आया। जी बिल्कुल, 2004 से ये अलग आयोग काम कर रहा है। वाह, देखिए कैसे एक विचार, मतलब वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा का विचार, एक अकेले अधिकारी से शुरू होकर धीरे धीरे एक पूरी संवैधानिक संस्था बन गया। हाँ, ये दिखाता है कि जरूरत के हिसाब से कैसे संस्थाएं विकसित होती हैं। ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है, ये तो एक तरह से वंचितों की आवाज को संस्थागत रूप से ताकत देने का सफर है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो हो गई इसके बनने की कहानी। हाँ। अब अगर हम इसके आज के ढांचे की बात करें, इसमें कौन लोग होते हैं, मतलब इसकी बनावट कैसी है? देखिए, इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन, एक उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन, और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, यानी कुल 5 सदस्य। हाँ, कुल मिलाकर 5 सदस्य। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है ताकि इसमें अलग अलग तरह के अनुभव और दृष्टिकोण शामिल हो सकें। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या ये सामान्य सरकारी नियुक्तियों की तरह है? नहीं, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति? हाँ, उनके हस्ताक्षर और मोहर लगे एक विशेष अधिकार पत्र से, जिसे कहते हैं वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये प्रक्रिया ही इसके ऊंचे दर्जे को दिखाती है। अच्छा, और इनका कार्यकाल, सेवा की शर्तें? वो भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं, नियमों के जरिए। आमतौर पर जो नियम हैं, उनके हिसाब से कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल? और क्या कोई दोबारा नियुक्त हो सकता है? हाँ, ये प्रावधान है कि कोई भी सदस्य अधिकतम 2 कार्यकालों के लिए नियुक्त हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 5 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, 3 साल का कार्यकाल, अधिकतम 2 बार। ये तो हो गया ढांचा। हाँ। पर असली सवाल, ये आयोग आखिर करता क्या है? इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? जमीन पर क्या काम है इसका? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है और इसकी जिम्मेदारियां काफी व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। अगर हम मुख्य कामों की बात करें, हाँ बताइए। तो पहला काम है निगरानी और मूल्यांकन। ये देखना कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में या दूसरे कानूनों में जो भी सुरक्षा उपाय, जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं, वो ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं। सिर्फ देखना या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ देखना नहीं, उनकी निगरानी करना और ये आंकना भी कि वो कितने असरदार हैं, प्रभावी हैं भी या नहीं। ठीक है, पहला हो गया निगरानी और मूल्यांकन। हाँ। और दूसरा, शिकायतों की जांच। अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके अधिकारों से या इन सुरक्षा उपायों से वंचित किया जाता है, तो ऐसी खास शिकायतों की आयोग गहराई से जांच करता है। यानी ये शिकायतें सुनता भी है और जांच भी करता है। जी। तीसरा काम है विकास में भागीदारी और सलाह देना। आयोग सिर्फ समस्याओं को नहीं देखता, वो एससी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजना प्रक्रिया है, प्लानिंग प्रोसेस, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। अच्छा, प्लानिंग में भी? हाँ, और केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह भी देता है। साथ ही ये भी देखता है कि उनके विकास की प्रगति कैसी चल रही है, उसका मूल्यांकन करता है। ये महत्वपूर्ण है। और क्या काम है? चौथा है रिपोर्टिंग। आयोग इन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर राष्ट्रपति को नियमित रूप से रिपोर्ट सौंपता है, आमतौर पर सालाना, पर अगर जरूरी समझे तो बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट, ठीक है। पांचवा, सिफारिशें देना। आयोग केंद्र या राज्य सरकारों को ठोस सिफारिशें देता है, बताता है कि सुरक्षा उपायों को और प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए और ऐसी समुदाय के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यानी ये समाधान भी सुझाता है। बिल्कुल। और छठा, अन्य कार्य। अगर राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास से जुड़ा कोई और काम सौंपते हैं, तो आयोग उसे भी करता है। बाप रे, ये तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मतलब ये सिर्फ एक निगरानी करने वाली संस्था नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विकास में सलाहकार भी है, अधिकारों का रक्षक भी है, एक तरह से ये एससी समुदाय के हितों का प्रहरी भी है और हिमायती भी, वॉचडॉग और एडवोकेट दोनों। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये दोनों भूमिकाएं निभाता है। अच्छा, जब आयोग ये अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार कर लेता है तो उनका होता क्या है? क्या वो बस राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं? नहीं, यहीं से एक बहुत जरूरी प्रक्रिया शुरू होती है, जवाबदेही की प्रक्रिया। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। राष्ट्रपति उन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। संसद के सामने? अच्छा। हाँ, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, उसके साथ एक ज्ञापन, एक मेमोरेंडम भी रखा जाता है। स्वीकार नहीं किया है तो उसके कारण भी उस ज्ञापन में साफ साफ बताने होते हैं।
अरे वाह, यानी सरकार को कारण बताना पड़ता है अगर वो सिफारिश नहीं मानती। ये तो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही इसकी अहमियत है। और यही प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी होती है। राज्य स्तर पर कैसे? अगर रिपोर्ट का कोई हिस्सा किसी राज्य सरकार से जुड़ा है तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट की एक कॉपी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को भेजते हैं। ठीक है। फिर राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाते हैं और साथ में वैसा ही ज्ञापन होता है जिसमें राज्य सरकार बताती है कि उसने क्या कार्रवाई की या अगर सिफारिश नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी। तो मतलब विधानमंडल दोनों स्तरों पर आयोग की सिफारिशों और सरकार के जवाब पर नजर रखी जाती है। जी बिल्कुल, ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से लेने की उम्मीद की जाती है। लेकिन क्या आयोग के पास सिर्फ सिफारिश करने की ही ताकत है या अपनी जांच को असरदार बनाने के लिए कुछ और अधिकार भी हैं? क्योंकि कई बार सिर्फ सिफारिशें काफी नहीं होती, है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब है कि आयोग के पास काफी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। मतलब ये सिर्फ सलाह देने वाला निकाय नहीं है। अच्छा, क्या शक्तियां हैं? पहली बात तो ये कि आयोग अपनी कार्य प्रक्रिया, अपना प्रोसीजर खुद तय कर सकता है। इससे उसे काम करने में आसानी होती है और लचीलापन मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब आयोग किसी मामले की जांच कर रहा हो या किसी शिकायत की सुनवाई कर रहा हो तो उसे एक दीवानी न्यायालय मतलब एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ व्यवहार में? इसका मतलब है कि जांच के दौरान आयोग कुछ वैसे ही काम कर सकता है जैसे एक सिविल कोर्ट करता है। जैसे कि? हाँ बताइए। जैसे ये भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुला सकता है, हाजिर करा सकता है और शपथ पर उसकी जांच कर सकता है। किसी को भी बुला सकता है। हाँ, जांच से जुड़े किसी भी व्यक्ति को। दूसरा, ये किसी भी दस्तावेज को खोजने और उसे पेश करने के लिए कह सकता है, मतलब जरूरी कागजात मंगवा सकता है। तीसरा, ये शपथ पत्रों पर यानी एफिडेविट्स पर सबूत ले सकता है। ओके। चौथा, ये किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड, कोई पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकता है। अच्छा। पांचवा, ये गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी कर सकता है। और छठा, ऐसे कोई भी अन्य मामले निपटा सकता है जो राष्ट्रपति नियम बनाकर तय करें। ये तो सचमुच शक्तिशाली है। मतलब आयोग सिर्फ अनुरोध नहीं करता बल्कि कानूनी तौर पर जानकारी मांग सकता है, लोगों को बुला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जांच को बहुत गंभीरता देता है। और ये शक्तियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये सीधे संविधान से मिली हैं, किसी आम कानून से नहीं जिसे आसानी से बदला जा सके। बिल्कुल सही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है। क्या? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वो अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों मतलब मेजर पॉलिसी मैटर्स पर आयोग से परामर्श करें, कंसल्ट करें। यानी कोई बड़ी पॉलिसी बनाने से पहले आयोग से पूछना जरूरी है? हाँ, उनकी राय लेना अनिवार्य है। यह आयोग को नीति निर्माण के स्तर पर भी एक भूमिका देता है। अच्छा, अब एक सवाल और। क्या आयोग का काम सिर्फ अनुसूचित जातियों तक ही सीमित है या इसकी जिम्मेदारियां किसी और समुदाय तक भी जाती हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो ये अनुसूचित जातियों के लिए ही है। एनएससी नाम ही यही है। लेकिन संविधान इसे एक और समुदाय के संबंध में भी काम करने का अधिकार देता है। कौन सा समुदाय? आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आयोग को उनके संबंध में भी ठीक वैसे ही काम करने होते हैं जैसे वो अनुसूचित जातियों के लिए करता है। मतलब उनके लिए भी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना। अच्छा, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसीज के बारे में क्या वो भी कभी इसके दायरे में थे? ये सवाल मन में आता है। हाँ, ये एक जरूरी बात है। 2018 तक ऐसा ही था। अच्छा, 2018 तक? हाँ, 2018 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ही ओबीसीज के संबंध में भी वही सब काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी जो वो एससीज के लिए करता था। तो फिर क्या बदला? 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, 102nd अमेंडमेंट एक्ट। उसने इस व्यवस्था को बदल दिया। कैसे? एनसीबीसी। ओह, तो अब ओबीसीज के लिए अलग से कमीशन है? जी हाँ, और उसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया, आर्टिकल 338B। तो अब ओबीसीज के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए एक समर्पित संवैधानिक निकाय है। समझ गई। तो अब एनसीएससी का फोकस पूरी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट पर है
और साथ में एंग्लो इंडियन समुदाय के मामलों पर। जी बिल्कुल। तो आज हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पूरी तस्वीर देखी, मतलब इसके संवैधानिक आधार से लेकर इसके विकास, इसकी बनावट, इसके कामकाज और इसकी शक्तियों तक। ये वाकई सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे संविधान द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली प्रहरी है, जिसका अपना एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। निश्चित रूप से ये अनुसूचित जातियों के अधिकारों, उनके कल्याण और विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी जो जांच करने की शक्तियां हैं, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है और नीतिगत मामलों में परामर्श की भूमिका है, ये सब इसे भारतीय सामाजिक न्याय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। हाँ। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा हमने कहा, कि आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। उनका असर आखिरकार सरकारों की इच्छा शक्ति और कार्यवाही पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा ये दिखाती है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी। उन्होंने समाज के सबसे वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि उन अधिकारों को हकीकत बनाने के लिए एनसीएससी जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं भी खड़ी की। हाँ, ये उस दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है। ये वाकई काबिले तारीफ है। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि संवैधानिक दर्जा और सिविल कोर्ट की शक्तियां होने के बावजूद जमीनी हकीकत पर एनसीएससी कितना प्रभावी है? मतलब इसका असर कितना है वास्तव में? ये तो सोचने वाली बात है। कौन से बाहरी कारक हैं, जैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति हो या सामाजिक पूर्वाग्रह हो या फिर संसाधनों की कमी, जो इसकी प्रभावशीलता को शायद कम करते हों? क्या सिर्फ संस्थागत शक्तियों का होना ही काफी है, या उनकी कामयाबी के लिए एक सहायक सामाजिक और राजनीतिक माहौल भी उतना ही जरूरी है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि संवैधानिक इरादों और जमीनी असर के बीच का जो फासला है, उसे कैसे भरा जाए, ये सोचने वाली बात है। जी। उम्मीद है आज की इस बातचीत से जो जानकारी मिली है, वो इन मुद्दों को और गहराई से समझने में हम सबको मददगार होगी। बिल्कुल।